उपागम या समूह सिद्धांत की चर्चा करेंगे। समूह सिद्धांत उन प्रारंभिक उपागमों में से एक है जिन्होंने राजनीति विज्ञान को अमूर्त, काल्पनिक, औपचारिक अध्ययनों से बाहर निकाल करके उसे मूर्त, अनुभविक और यथार्थपरक रूप प्रदान किया। समूह सिद्धांत उस राजनीतिक प्रघटना पर आधारित है जो कि वास्तविक राजनीतिक जीवन में घटित होती है और जिसका यथार्थपरक आधुनिक अनुभविक अध्ययन किया जा सकता है। समूह सिद्धांत वस्तुतः विभिन्न समूहों के राजनीतिक जीवन में घटित होने वाली प्रघटना का अध्ययन है और यह समूह में घटने वाली घटना का एकल कारकीय अध्ययन है। यह अन्य किन्हीं कारकों पर ध्यान न देकर केवल उन गतिविधियों पर ध्यान देता है जो समूहों के भीतर और समूहों के मध्य घटित होती हैं और इनकी आपसी अंतरक्रियाओं का परिणाम होती है। समूह सिद्धांत इस मान्यता पर भी आधारित है कि समूह के सदस्य अपने समूह से एक समूह भाव ग्रहण करते हैं और अपनी गतिविधियों का एक समूह संदर्भ भी प्राप्त करते हैं जिन्हें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जा सकता है। अर्थात उनकी गतिविधियों को बार बार समूहों के संदर्भ में ही जाना और समझा जाता है। समूह सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक जीवन की मूलभूत इकाई राज्य या सरकार या व्यक्ति न होकर के समूह होता है और समूहों में भी व्यक्ति न होकर के इन व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली गतिविधि और व्यक्तियों की आपसी अंतरक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से यह व्यवस्था सिद्धांत के क्रम में ही आगे बढ़ता हुआ वो सिद्धांत है जो कि ये मानता है कि वस्तुतः हमें राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन प्रकारियों के या गतिविधि के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। यदि इसके ऐतिहासिक विकास पर दृष्टि डाली जाए तो इसके बीच उस विवाद में या उस प्रश्न में निहित है जिसके द्वारा यह तय करना था कि राज्य या समाज में शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन है, अर्थात सर्वोच्च सत्ता का निवास कहाँ है। संप्रभुता के एकलवादी विचारकों का यह मानना था कि समाज में संप्रभु शक्ति का निवास सरकार में होता है और वही अन्य समाज की अन्य संस्थाओं और सदस्यों पर अपनी सर्वोच्च सत्ता का दावा प्रस्तुत करता है। इस दावे के विरुद्ध बहुलवादियों का यह कहना था कि सरकार समाज में अन्य बहुत से संगठनों में से केवल एक संगठन मात्र है और वह इन संगठनों में केवल समन्वय का कार्य करता है। सर्वोच्च सत्ता वस्तुतः इन सभी संगठनों में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अंश में बटी हुई होती है। इसी क्रम में श्रेणी समाजवादियों जिनमें फिगिस, मेटलैंड और जीडीएच कोल का नाम लिया जा सकता है, उन्होंने भी समूह की संकल्पना पर विचार किया था। लेकिन 20वीं शताब्दी से पूर्व ये जितने भी अध्ययन हुए थे, ये सभी अध्ययन विचारात्मक और निगमनात्मक अध्ययनों पर केंद्रित थे। इनका कोई भी यथार्थपरक और अनुभविक अध्ययन नहीं किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आर्थर बेंटले ने 1908 में एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक में आर्थर बेंटले यह बताता है कि वह राजनीति विज्ञान में राजनीति के यथार्थपरक
अध्ययन के लिए एक वास्तविक शोध उपकरण विकसित करना चाहता है और वो शोध उपकरण समूह को बनाता है। उसके अनुसार राजनीति का यथार्थपरक अध्ययन करने के लिए हमें औपचारिक रूप से स्थापित उन समूहों का अध्ययन करना चाहिए जो कि राजनीतिक रूप से क्रियाशील होते हैं और राजनीतिक सरकारों और संस्थाओं से सरकार के विभिन्न अभिकरणों से संबंधित होते हैं। आर्थर बेंटले वास्तव में उस कच्चे माल का पता लगाना चाहता था जो कि राजनीति को निरंतर आयातित होता रहता है, और यह कच्चा माल किसी भी राज्य के संविधान या कानून या औपचारिक राजनीतिक सत्ताओं या संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त नहीं होता, वरन यह कच्चा माल तो लोगों की उन गतिविधियों के माध्यम से मिलता है जो वे निरंतर राजनीतिक जीवन में सक्रिय होकर के करते हैं, और ये गतिविधियां वो एक समूह के सदस्य के रूप में करते हैं। इसलिए समूहों का अध्ययन गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। आर्थर बेंटले का ये मानना है कि विभिन्न मनुष्य अपने हितों के अनुसार विभिन्न समूहों के सदस्य बनते हैं। एक समूह में सभी सदस्य सामान्य हितों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं और बारंबार उन गतिविधियों को अंजाम देते हैं या उन गतिविधियों को बार बार संचालित करते हैं जिनके माध्यम से उनके हितों की संरक्षा होगी और उनके हितों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रकार से विभिन्न मनुष्य जो हैं वो अपने हितों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं, अपने हितों को ही आगे बढ़ाने के लिए समूहों की सदस्यता ग्रहण करते हैं और विभिन्न अंतरक्रियाएं करते रहते हैं। आर्थर बेंटले की रुचि मूलतः समाज के केवल उन समूहों से थी जिनका संबंध समाज के राजनीतिक जीवन से है, और वो समूह जो हैं अन्य समूहों से इसलिए द्वंद्वरत रहते हैं, इसलिए संघर्षशील रहते हैं क्योंकि वे अन्य समूहों को पीछे छोड़ करके और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनने के लिए सरकार के पास पहुंचना चाहते हैं। इसलिए समूह सिद्धांत जो है वो एक व्यावहारिक राजनीतिक धरातल पर घटित होने वाली गतिविधि का अध्ययन करता है। आर्थर बेंटले का ये जो अध्ययन 1908 में सामने आया, उसके बाद बहुत लंबे समय तक उसके निष्कर्षों को और उसके अध्ययन को भुला दिया गया था। द्वितीय महायुद्ध के बाद डेविड ट्रूमैन ने अपने ग्रंथ द गवर्नमेंटल प्रोसेस के माध्यम से आर्थर बेंटले को विस्मरण से बाहर निकाला और उसके योगदान को प्रकाशित किया। इसी प्रकार से एक्सटीन ने एक पुस्तक लिखी थी प्रेशर ग्रुप्स, और अपने उस ग्रंथ के माध्यम से भी वह समूहों का यथार्थपरक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसके अलावा अन्य बहुत से अर्ल लेथम है, मैनिपोनी है और अन्य ला पालोम्बरा है जिन्होंने लघु समूह के सिद्धांत की संकल्पना प्रस्तुत की थी। मैकेंजी ने समूह सिद्धांत के अध्ययनों को आगे बढ़ाया था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इस प्रकार व्यवहारवादी राजनीतिक अध्ययनों के दौर में समूह सिद्धांत के अध्ययन भी काफी लोकप्रिय हुए। समूह सिद्धांत की जो प्रमुख धारणाएं हैं उनको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली अवधारणा है समूह संबंधी अवधारणाएं। समूह संबंधी अवधारणाओं के अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रत्येक जो समूह है उसमें वो वास्तव में एक गतिविधियों का पुंज है। समूह को व्यक्तियों के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, वरन उसके भीतर होने वाली गतिविधियों के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी अवधारणा ये है कि समूह के अंतर्गत यह जो गतिविधियां हैं
ये बारंबार घटित होती हैं। बार बार घटित होने के कारण इनको ये प्रेक्षणीय होती हैं, इनका अवलोकन किया जा सकता है और इनका सत्यापन भी किया जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक राजनीतिक अध्ययन के लिए यह बहुत उपयुक्त स्रोत और सामग्री प्रदान करती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण अवधारणा ये है कि एक समूह के सदस्य अन्य दूसरे समूहों के भी सदस्य होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति अनेक समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है और उसके अनेक प्रकार के हित होते हैं। तो अपने विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए वह अन्य समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है और सभी समूहों के सदस्य के रूप में अपना एक विशेष संदर्भ बंध या फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्राप्त करता है, उसी के अनुसार अपनी गतिविधि को संचालित रखता है। और एक अवधारणा इसमें समूह संबंधी अवधारणा में ये है कि बहुत सारे हित अप्रातिनिधिक भी रह जाते हैं और इस प्रकार के बिखरे हुए हितों में भी आपस में संघर्ष चलता रहता है। इसमें जो दूसरी अवधारणा है वो है समाज व्यवस्था संबंधी अवधारणा। समूह सिद्धांत का ये मानना है कि जो समाज है वास्तव में वो विभिन्न समूहों का ही एक संश्लिष्ट रूप है, अर्थात समाज और कुछ भी नहीं है, वास्तव में संघर्षरत समूहों का एक समग्र मात्र है और समाज को उसी रूप में समझा जाना चाहिए। वास्तव में समाज में सामान्य हित या समग्र समाज जैसी कोई भी चीज नहीं होती है और ये जो समूह है ये समाज में निरंतर संघर्ष या द्वंद्व की स्थिति में कार्यान्वित होते रहते हैं। इसकी तीसरी जो अवधारणाओं का समूह है वो है समूह की आंतरिक संरचना संबंधी अवधारणाएं। इसके अंतर्गत दो प्रकार की अवधारणाएं हैं। समूह के प्रकार के अंतर्गत यह देखा जाता है कि उस समूह का आकार कितना बड़ा है, वो समूह की क्षेत्रीयता संबंधी स्थिति क्या है, क्या वह राजधानी में स्थित है या कहीं दूर किसी परिधि वाले क्षेत्रों में स्थित है, वहां पर गतिविधियों का विस्तार कितना है, उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण किसका है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की अवधारणाएं समूह के संरचना के संदर्भ में समझी जाती हैं और समूह में होने वाली गतिविधियों और समूह के सदस्यों के बारे में ये अवधारणाएं ध्यान में रखी जानी चाहिए कि उन गतिविधियों को नेतृत्व कौन प्रदान करता है, उनमें कौन से क्रिया कौशल का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो समूह के सदस्यों की क्षमताएं क्या हैं जिनके माध्यम से इन गतिविधियों को बार बार संचालित किया जाता है। तीसरी श्रेणी में जो चौथी श्रेणी में वे अवधारणाएं हैं जिन्हें की राजनीतिक अवधारणा कहते हैं। इसके अंतर्गत राजनीति से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। आर्थर बेंटले के अनुसार समाज में निहित बलों को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली उच्च स्तरीय गतिविधि का नाम ही राजनीति है। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के बल हैं, आर्थर बेंटले दबाव को विभिन्न समूहों की और विभिन्न राजनीतिक समूहों की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानता है। वह बल के स्थान पर दबाव शब्द का प्रयोग करता है और वो ये कहता है कि समाज में जो विभिन्न निहित बल हैं वो उन बलों का ही उच्च स्तरीय, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली उच्च स्तरीय जो गतिविधि है वही राजनीति है। डेविड ट्रूमैन ने राजनीति को समूह के संदर्भ में परिभाषित करते हुए ये कहा है कि विभिन्न समूह जब अपने दावों को पूरा करते हैं राजनीति के, तब उससे राजनीतिक क्रिया घटित होती है। अर्थात विभिन्न समूह अन्य समूहों से आगे बढ़ करके जब अपने दावे, अपने क्लेम्स जब सामने ले आते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में
राजनीतिक प्रघटना विद्यमान रहती है। समूह के संदर्भ में यह माना जाता है कि सरकार स्वयं बहुत सारे समूहों का ही एक मंच है। अर्थात जिस प्रकार समाज में बहुत सारे समूह होते हैं, उस प्रकार शासन भी बहुत सारे समूहों के भीतर चलने वाली गतिविधियों का ही नाम है। शासन में विभिन्न अंतर्विरोधी जो तत्व हैं वो संघर्षरत रहते हैं। इस प्रकार शासन भी या सरकार भी विभिन्न विरोधी गतिविधियों के मध्य संचालित होने वाले समूहों का एक पुंज है, उसे उसके रूप में समझा जाना चाहिए। यह जो राजनीतिक गतिविधि है, यह वास्तव में अन्य समूहों के लिए एक आगमन द्वार का काम करती है। क्योंकि अन्य समूह जो है वो शासन में प्रवेश करना चाहते हैं। क्योंकि शासन में प्रवेश करके वे विभिन्न निर्णयों तक पहुंच करके और उन निर्णयों को अपने पक्ष में संपादित करना चाहते हैं। इसलिए सरकार, जो कि स्वयं विभिन्न अंतर संबंधित समूहों का एक पुंज है, वह सरकार समाज से आने वाले समूहों के लिए आगमन द्वार भी है। एक और जो अवधारणा है वो है समूह में एक्सेस या पहुंच। अर्थात किन समूहों की शासन तक पहुंच है। क्योंकि शासन तक पहुंच होगी तो वे अन्य समूहों को दबाव या अन्य क्रियाओं के माध्यम से पीछे धकेल करके स्वयं निर्णय निर्माण केंद्रों तक पहुंचते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि निर्णय निर्माण केंद्र तक, जिन स्थानों पर समाज के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, विनिश्चय निर्माण किया जाता है, वहां तक पहुंच करके सरकार की सामान्य नीतियों को अपने पक्ष में क्रियान्वित करवाना, यह समूह का उद्देश्य होता है। डेविड ट्रूमैन ने इस एक्सेस या पहुंच संबंधी अवधारणा का प्रयोग अपने अध्ययन में किया था। एक प्रश्न यह भी है इस संदर्भ में, जब हम राजनीतिक अवधारणा की बात करते हैं तो इन परस्पर अंतर संबंधित और विरोधाभासी समूहों के मध्य संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है। वस्तुतः यह जो संतुलन है, ये इसके स्थापित करने के अनेक तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि समाज में विभिन्न प्रकार की विविधताओं को लिए हुए अनेक प्रकार के समूह कार्यान्वित रहते हैं और वे एक दूसरे को प्रतिबंधित, अपनी विभिन्नताओं के कारण एक दूसरे को प्रतिबंधित करते हैं। दूसरा, इन्हें संतुलित करने के लिए शासन या सरकार एक मध्यस्थ के रूप में हमेशा कार्यशील रहती है। अर्थात विभिन्न संघर्षरत समूहों में संघर्ष एक निश्चित सीमा से ऊपर न चला जाए, इस बात का प्रयास या इस बात को निश्चित सरकार के द्वारा किया जाता है। एक तीसरा तरीका ऐसा भी होता है कि जब संघर्षरत समूहों में बहुत संघर्ष की सीमा से अधिक यदि कुछ समूह अपने अपने नियंत्रण सीमा से बाहर चले जाते हैं, तो कुछ संभाव्य समूहों का उदय होता है और वे संभाव्य समूह उस संघर्ष को बना करके रखते हैं। अर्थात इसका संभाव्य समूहों का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि कोई समाज में कोई समूह अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है तो और वो समाज के स्थापित संतुलन को खराब करने की कोशिश करता है, तो अचानक ही कुछ संभाव्य समूह उदित हो जाते हैं और वे उस संघर्ष के संतुलन को बराबर करके रखते हैं। फिर विभिन्न समूह विभिन्न सदस्यों से मिलकर के बने होते हैं और ये सदस्य, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि अनेक समूहों के सदस्य होते हैं।
इनके अनेक प्रकार के हित होते हैं और इनके हित आर पार या क्रॉस कटिंग समूहों से संबंधित होते हैं। इसलिए ये सदस्य जो कि अनेक समूहों के सदस्य होते हैं, इस नाते स्वयं ही इन समूहों में संतुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं। और एक और कारक जो समूहों के संघर्ष को संतुलित बना करके रखता है वो है खेल के नियम। अर्थात खेल के नियम जो कि स्पष्ट होते हैं किंतु असंगठित होते हैं, वो इतने स्वीकार्य होते हैं समाज में और समूह के मध्य में कि इनको लांघने का दुस्साहस सामान्यतः कोई भी समूह नहीं करता। इस प्रकार से समूह सिद्धांत राजनीतिक प्रघटना की जो संपूर्ण व्याख्या है वो हितों के संदर्भ में विभिन्न सदस्यों की, विभिन्न समूहों के मध्य चलने वाली गतिविधियों के संदर्भ में करते हैं और जो इनके मध्य लगातार जो संघर्ष चलता रहता है, शासन या सरकार उस संघर्ष का संतुलन कैसे करती है और विभिन्न जो दावे विभिन्न समूहों के माध्यम से किए जाते हैं, उन दावों का निस्तारण सरकार कैसे करती है, यही समूह सिद्धांत का मुख्य अध्ययन विषय है। समूह सिद्धांत का जहाँ तक समीक्षा का प्रश्न है, यह अनेक आलोचनाओं का शिकार रहा है। इसकी एक आलोचना यह की जाती है कि समूह सिद्धांतवादियों ने अपना पूरा ध्यान केवल मानवीय गतिविधि पर ही केंद्रित किया है और यह एक व्यक्ति विरोधी सिद्धांत है। अर्थात यह व्यक्ति को अध्ययन की इकाई नहीं मानता, केवल समूह के घटने वाली गतिविधि को अपनी अध्ययन की इकाई मानता है और इसलिए यह मनुष्य विरोधी सिद्धांत है। यह एक प्रकार का एक मैकेनाइज्ड और एक यांत्रिक अध्ययन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यह एकल कारकीय अध्ययन है और अनेक अन्य परिवर्त्य जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, समूह सिद्धांत उनकी उपेक्षा करता है। जैसे व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के अपने जो मनोभाव हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो आंतरिक क्षमताएं हैं, समूह सिद्धांत उनका अध्ययन नहीं करता। यह केवल मात्र गतिविधि और अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। समूह सिद्धांत अपने अध्ययन के का जो केंद्र है, उसमें अनेक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी छोड़ देता है। जैसे ये सामान्य हित की बात नहीं करता, सार्वजनिक हित और समग्र हित की बात नहीं करता है और इसलिए किसी सामान्य इच्छा या सामान्य हित के अभाव में यह राजनीति को केवल संघर्ष की गतिविधि के रूप में ही स्वीकार करता है। जबकि वास्तविकता ये है कि प्रत्येक समाज के कुछ सामान्य हित होते हैं और उन हितों की प्राप्ति के लिए पूरा समाज निरंतर एक दिशा की ओर क्रियाशील रहता है। फिर एक आलोचना यह भी है कि यह सुपर ग्रुप्स या अधि समूहों को अपने अध्ययन क्षेत्र से बाहर रखता है, जिन्हें हम राज्य या सरकार कहते हैं। यानी कि जो बड़े समूह हैं, जो कि वास्तविक राजनीतिक गतिविधि को आधार प्रदान करते हैं, उन पर से अपना ध्यान हटा करके ये केवल उन छोटे छोटे संघर्षरत समूहों को ही राजनीतिक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है, जो ठीक नहीं है। इसी प्रकार से एक आलोचना यह भी है कि यह जो हित समूहों की जो अवधारणा है और ये जो विभिन्न समूहों की उपस्थिति है, यह प्रत्येक समाज में नहीं होती है। यह केवल अमेरिकी समाज के लिए तो सच हो सकता है, जहां पर व्यक्ति एक ही साथ अनेक संगठनों की और समूहों की सदस्यता ग्रहण करते हैं, लेकिन अन्य समाजों में और मुख्यतः विकासशील समाजों में इस प्रकार समूहों के माध्यम से राजनीति अंतर्ग्रस्त नहीं होती और उसे केवल समूह के माध्यम से ही नहीं समझा जा सकता। यह उस राजनीतिक संस्कृति की भी अवहेलना करता है जो राजनीतिक जीवन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से समूह सिद्धांत के विरोध में अनेक प्रकार की आलोचनाएं सामने आई, किंतु फिर भी समूह सिद्धांत की महत्वपूर्ण देन यह है कि इसने
राजनीति को औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से बाहर निकाल करके उन अनौपचारिक केंद्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जहां वास्तव में राजनीतिक गतिविधि घटित होती है। और इसका यथार्थपरक अध्ययनों के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और समूह की संकल्पना वास्तव में राजनीतिक समाजशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यथार्थपरक संकल्पना है, क्योंकि राजनीति एक ऐसी गतिविधि होती है जो एकांत में घटित नहीं हो सकती। राजनीति की गतिविधि के घटित होने के लिए समूह को की आवश्यकता को स्वीकार किया ही जाना चाहिए। और उसी समूह का अध्ययन समूह सिद्धांत का मुख्य आधार है। धन्यवाद।